students, welcome to the fifth lecture of Construction Management and Accounts, थर्ड चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो हमने डिस्कस किया था कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो सिद्धांत रहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या सिद्धांत रहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, द एसेंशियल रेगुलेशन और सर्टेन मॉरल प्रिंसिपल which an organization must follow to become an efficient and effective organization। ठीक है, तो जो रेगुलर जो है मॉरल जो है प्रिंसिपल जो रहता है, मुख्य सिद्धांत क्या रहता है, तो मस्ट फॉलो टू बिकम एन एफिशिएंट। ठीक है, अच्छे से अच्छे जो है गुणवत्ता लाना किसके अंदर, जो प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है या जो वर्कर्स का काम कर रहे हैं उनको जो है अच्छे से अच्छे जो गुणवत्ता लाना, यही सिद्धांत रहता है। ठीक है, प्रोजेक्ट का वर्क अच्छे से हो जाए, ठीक है, सही टाइम पर हो जाए और बढ़िया हो। ठीक है, एज पर क्वालिटी वो बढ़िया काम हो जाए, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन जरूरी होती है। ठीक है, यह ऑर्गेनाइजेशन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाई जाती है। ठीक है, ताकि कॉमन गोल, ठीक है, पूरे का पूरा जो है गोल अच्छे से अचीव हो सके, कॉमन गोल जो है अचीव हो जाए। तो ये जो है एफर्ट, ठीक है, जो अपना परफेक्ट हार्मोनी के हिसाब से, ठीक है, जितना भी परफेक्ट काम हो जाए वो जो है उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन का जो है बनाया जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जाता है। ठीक है, essential regulation of essential regulation or certain moral principle certain moral principles which an organization must follow, which an organization must follow to become an efficient and effective organization। Is called principle of organization। तो क्या कहलाती है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये कई प्रकार की होती है। तो क्या करती है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्पैन कंट्रोल। ठीक है, सबसे पहले आ गया नंबर 1 स्पैन कंट्रोल, नंबर 2 डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, नंबर 3 अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज,
यूनिट ऑफ कमांड, नंबर 5 जॉब डेफिनेशन। जॉब डेफिनेशन तो ये 5 प्रकार से जो है क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं। स्पैन कंट्रोल, सबसे पहले आएगा स्पैन कंट्रोल, ठीक है, जितने भी वहां पे इंडिविजुअल मेंबर हैं या वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको आपस में जो है कंट्रोल करके रखना, जो इफेक्टिवली कंट्रोल करके रखना, ठीक है। वन सुपरवाइजर टू मेंटेन एफिशिएंसी स्टैंडर्ड, जो एक सुपरवाइजर है या फोरमैन है तो वो जो है वहां पे जो है पूरी एफिशिएंसी कंट्रोल करके रखना, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, फोरमैन का कंट्रोल इजीली 10 से 20 वर्कर को जो है कंट्रोल कर सकता है, कोई जो है फोरमैन होता है। बट टॉप बॉस जो है, जो ऊपर बॉस होता है, जो मैनेजमेंट में होता है या मैनेजर होता है, मैनेजमेंट ऑफिस में होता है, वो सिर्फ जो है 4 से 5 सुपरवाइजर को जो है उसके अंडर होते हैं, ठीक है। जो जैसे कि मैनेजर के अंडर 4 से 5 सुपरवाइजर, और जो सुपरवाइजर होता है या फोरमैन होता है तो उसके अंडर 10 से 20 वर्कर, ठीक है। स्पेन ऑफ कंट्रोल में इंक्रीज आफ्टर ए टाइम गैप, ठीक है, समय समय पर उसको जो है चेंज किया जा सकता है। नेचर ऑफ वर्क इज नॉट चेंज, तो लेकिन उनका काम चेंज नहीं किया जा सकता, सिर्फ उनका जो है गैप दिया जा सकता है। एंड सुपरवाइजर बिकम मोर एक्सपीरियंस्ड, जो सुपरवाइजर होता है वो बहुत ज्यादा जो एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। इट ट्रैवल्स टू मिनिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल, सबसे पहले आ गया स्पैन कंट्रोल। तो ये क्या है, इट ट्रैवल्स टू मिनिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जैसे वर्कर्स, which can be effectively controlled, which can be effectively controlled, by one supervisor, और एक फोरमैन, ठीक है, एक सुपरवाइजर या फोरमैन, ठीक है, टू मेंटेन इफेक्टिव एफिशिएंसी स्टैंडर्ड, टू मेंटेन एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स। तो वहां पे गुणवत्ता बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, तो जो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो वर्कर रहते हैं कैन बी एफिशिएंसी कंट्रोल्ड बाय, जो एक सुपरवाइजर या एक जो फोरमैन होता है उसके द्वारा लगभग 10 से 20 वर्कर जो है कंट्रोल किए जा सकते हैं, ठीक है। और जो एक मैनेजर रहता है उससे कितने 4 से 5 सुपरवाइजर जो है उसके अंडर कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन जो वर्कर्स रहते हैं वो किसके, सुपरवाइजर के कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है। तो ये स्पैन कंट्रोल होता है, जो लेंथ होती है, ठीक है, जो भी कंट्रोल करने वाली होती है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, नंबर 2, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी।
तो क्या होता है, जो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से जो उनको जो है ड्यूटी जो प्रोवाइड कर दी जाती है, जो एक इंडिविजुअल नेसेसरी अथॉरिटी जो है डिस्चार्ज रूटीन फंक्शनल एक्सपेक्टिवली एंड कन्वेंस। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स एलोकेशन ऑफ ड्यूटी of duty and responsibility to each and every individual along with necessary authority to discharge his routine functional effectively effectively and conveniently। ठीक है, तो प्रत्येक की जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी के हिसाब से होती है। ठीक है, सबको अपनी अपनी अथॉरिटी दी जाती है। ठीक है, कि किसने कितना जो कार्य करना है अपने हिसाब से। ठीक है, हर एक की अपनी अपनी अथॉरिटी दी जाती है। जैसे हायर मैनेजमेंट डेलीगेशन अथॉरिटी इज मस्ट। ठीक है, जैसे कि जो भी ऊपर की मैनेजमेंट रहती है उसको जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है रहती है, जो है अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 10 अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये इट इज यूजुअल द टेंडेंसी ऑफ इंडियन वर्कर्स ultimate responsibility for a particular task should be rest with the authority and delegate his functional and to his subordinate. For example, suppose a structural engineer is prepared by him interested to with the task of supervisor of a building where the structure design prepared by him are executive. Structural engineer delegate his authority, तो वो जैसा कि जिसके अथॉरिटी के अनुसार जो अल्टीमेट अथॉरिटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियर को या डिजाइनर स्ट्रक्चर डिजाइन वाला स्ट्रक्चरल इंजीनियर को जो है वो बता सकता है कि ये ऐसे जो है कार्य जो है होता है, तो वो एक चैन बन जाती है। ठीक है, स्ट्रक्चर डिजाइनर तो डिजाइन तैयार करता है, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है वो सारा डिजाइन को देख करके ही जो पूरे का पूरा जो टास्क जो है कंप्लीट करता है। तो नेक्स्ट आ गया यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, तो कमांड की जो है जो जितना भी वहां पे जो एम्प्लॉय रहते हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे आपस में जो है कार्य करते हैं। ठीक है, किसके अंडर, सुपरवाइजर या बॉस के अंडर, टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, बिना किसी कंफ्यूजन के। तो वो सारी यूनिटी, ठीक है, आपस में जो है इकट्ठ या मिलजुल कर जो है उसे पूरा करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन in which
An employee received command. Employees receive command from only one superior only one superior person or boss to avoid any confusion is termed as unity of command. ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का जो सिद्धांत है, जो एक एम्प्लॉय जो है रिसीव करता है कमांड किसके द्वारा, एक सुपरवाइजर या बॉस के द्वारा, तो वो तो किसी भी जो है कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो किसकी कमांड लेता है या किससे या सलाह लेता है, एक बॉस से या सुपीरियर पर्सन से। ठीक है, तो वो सलाह लेता है, तो वो एक यूनिटी ऑफ कमांड होती है। ठीक है, तो जॉब डेफिनेशन नंबर 5, जॉब डेफिनेशन। जॉब डेफिनेशन, ठीक है, जॉब डेफिनेशन रेफर्स टू क्लियर कट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्टिकुलर जॉब टू बी डिजाइन्ड एंड फैब्रिकेशन गिविंग द मिनट डिटेल अबाउट इट। ठीक है, तो जो जॉब होती है वो क्या होती है, बेसिक नीड होती है। ठीक है, किसी भी एम्प्लॉय की या किसी भी इसकी, तो वो एक जॉब कहलाती है। ठीक है, तो नीड के हिसाब से ही बंदा जॉब करता है, तो और उसे जो है प्रॉपर टास्क दिया जाता है। तो जॉब डेफिनेशन रेफर्स टू नंबर 5, जॉब डेफिनेशन। तो जॉब डेफिनेशन क्या रहती है, जॉब डेफिनेशन रेफर टू क्लियर कट जॉब डेफिनेशन रेफर्स टू क्लियर कट description of a particular job, description of a particular job, to be designed and fabricated, giving the minute detail about it. Detail about it. Minute detail about it. तो जो भी इसके बारे में क्लियर कट जो है पर्टिकुलर जॉब डिजाइन करते हैं या फैब्रिकेट करता है, गिविंग ए मिनट डिटेल अबाउट इट, तो जॉब जो है इवेल्युएट करता है। ठीक है, किसके, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, जैसे कि
ऑफिशियल नेम ऑफ जॉब, ग्रेड, कोड और इफ एनी मटेरियल टू बी यूज्ड, ठीक है, कैसे प्रकार का जो है मटेरियल यूज करना है, फिर डायमेंशन और मेथड, ठीक है, तो इन सभी के बारे में, स्कोप ऑफ जॉब, लिमिटेशन, डिफिकल्टीज ऑफ ओवरकम, ठीक है, तो ये सारे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये था अपना प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ये चैप्टर यही समाप्त होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे साइट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।